back to VIMP YouTube channel. In last lecture, we studied about types of cloud computing services. We started that topic, but we didn't finish it. तो आज मैं क्या करूँगी, आपको टॉपिक फिर से एक बार स्टार्ट करा के, राइट? उसके बाद में मैं आगे का आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी या कंटेंट करूँगी, ठीक है? So let's start now. Types of cloud services. Cloud services कितने टाइप के होती हैं? जो क्लाउड सर्विसेज होती है वो 3 टाइप्स की होती है, IaaS, PaaS एंड SaaS. अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? पहले देख लीजिए, IaaS में क्या होता है? IT एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, है ना, जिनका कंट्रोल ज्यादा होता है. फिर PaaS में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का कंट्रोल ज्यादा होता है. SaaS में एंड यूजर्स का कंट्रोल होता है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना प्रोग्राम होता है. Now IaaS में क्या क्या आता है? AWS, Elastic Compute, EC2, Microsoft Azure, Google Compute Engine, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. PaaS जो फॉलो करती है क्लाउड सर्विसेज वो है कंपनीज Heroku, AWS, Elastic, Beanstalk, Google App Engine. SaaS जो फॉलो करती है वो है कंपनीज Gmail, Trello, Salesforce, CRM, Eventbrite, Office 365, Google Docs. Now IaaS क्या होता है मैं बता चुकी हूँ लेक्चर में, पर अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, तब तक नहीं आपको क्लियर नहीं होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS. In IaaS we can rent IT infrastructures like server, virtual machine, storage, networks, operating systems from a cloud service vendor. जो IaaS होता है हम उसमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट कर सकते हैं. वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, चाहे सर्वर हो सकता है, वर्चुअल मशीन हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है, नेटवर्क हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं या किसी क्लाउड सर्विस वेंडर में से. We can create virtual machine running Windows or Linux and install anything we want on it. हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? हम वो विंडोज क्रिएट कर सकते हैं जो वर्चुअल मशीन पे रन कर सके, ये लाइनक्स क्रिएट कर सकते हैं और कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं IaaS की हेल्प से. अब क्योंकि हम IaaS यूज करते हैं, we don't need to care about the hardware or virtualization software, but other than that we do have to manage everything else. अब अगर हम IaaS यूज कर रहे हैं तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हमें हार्डवेयर या वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर की को ध्यान में रखते हुए कुछ भी करना पड़ेगा, उसका कंट्रोल रखना पड़ेगा. उसके अलावा बाकी सब कुछ मैनेज इसमें करना पड़ता है. Using IaaS we get maximum flexibility, but still we need to put more effort into maintenance. As I told you about it in the last lecture कि जब भी हम IaaS यूज करते हैं हमें मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, पर मेंटेनेंस हमें खुद करनी पड़ती है. सेकेंड इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. This service provides an on-demand environment for developing, testing, delivering and managing software applications. ये जो है ये सर्विस हमें प्रोवाइड करती है ऑन डिमांड एनवायरनमेंट, मतलब जब भी हमें एनवायरनमेंट की जरूरत है डिमांड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है डेवलपिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, डिलीवरी के लिए और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए. The developer is responsible for the application and the PaaS vendor provides the ability to deploy and run it. जो डेवलपर होता है यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होता है एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए, और जो PaaS का जो ये सर्विस प्लेटफॉर्म है सर्विस प्रोवाइड करता है उसका वेंडर जो है वो प्रोवाइड करता है हमें एबिलिटी उसको डिप्लॉय करने के लिए और रन करने के लिए. Using PaaS, the flexibility gets reduced, but the management of the environment is taken care of by the cloud vendors. अगर हम PaaS यूज करते हैं तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी IaaS के कंपैरिजन में, बट क्या होगा जो एनवायरनमेंट को मैनेज करने का काम होता है वो क्लाउड वेंडर्स के पास चला जाएगा. थर्ड होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. SaaS, it provides a centrally hosted and managed software services to the end users. ये प्रोवाइड करती है एक वो सॉफ्टवेयर सर्विस जो सेंट्रली होस्ट की जाएगी एक ही जगह पे और मैनेज की जाएगी और प्रोवाइड की जाएगी एंड यूजर्स को. It delivers software over the internet and on demand and typically on a subscription basis. ये सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे डिलीवर करता है, ठीक है, जब जरूरत पड़े तब डिलीवर करता है और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, मतलब
स्टोर रखता है, ठीक है। अब ऑफिस 365 हो गया, ये डेटा का, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ डेटा फ्री होगा, जैसे आपका जीमेल है, उसमें फोटोज होते हैं या गूगल फोटोज हो गया, उसमें क्या होता है इसमें आपके कुछ डेटा, कुछ 1 टेराबाइट या 1 गीगाबाइट या 100 गीगाबाइट इस टाइप की कुछ लिमिटेशन होगी, इसके बाद में आपको पे करना पड़ता है अपना डेटा स्टोर रखवाने के लिए। तो वो होती है, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहलाती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सेंट्रली होस्टेड और मैनेज्ड सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है एंड यूजर्स को। ये डिलीवर करता है सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे ऑन डिमांड पे, टिपिकली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसका दे देंगे जब भी अगर आता है ऐसे कोई पूछे तो कि ड्रॉपबॉक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ऑफिस हो गया, अमेज़न किंडल हो गया। अब ये फिगर आप देख लीजिए ध्यान से, एक होता है पैकेज सॉफ्टवेयर, एक होता है IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, फिर होता है PaaS और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, फिर आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और SaaS। जो पैकेज सॉफ्टवेयर है ये हो गए जैसे एप्लीकेशन हो गए, अपनी डेटा हो गया, रन टाइम हो गया, मिडलवेयर हो गया, OS हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया, सर्विस, हम ये सब हम मैनेज करते हैं, ठीक है। अब जब जो सर्विसेज आती है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में, IaaS में, उसमें हमें सिर्फ ये मैनेज करना पड़ता है, क्या क्या, एप्लीकेशंस, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैनेज करना ही पड़ेगा हमें। फिर लेकिन अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस वाला सॉफ्टवेयर ले लिया तो वर्चुअलाइजेशन जो हो गया, सर्वर्स को, स्टोरेज को और नेटवर्किंग को कौन मैनेज करेगा, वेंडर मैनेज करेगा, जिसे हमने क्लाउड दिया है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होगा कि हम सिर्फ मैनेज करेंगे एप्लीकेशंस और डेटा, ठीक है। वेंडर मैनेज करेगा रन टाइम, मिडलवेयर, OS, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग को, ये मैनेज किया जाएगा वेंडर की हेल्प से। हम सिर्फ मैनेज करेंगे एप्लीकेशंस और डेटा को। अब अगर हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाला पैकेज ले रहे हैं, सपोज जैसे हमारा, मैंने बताया आपको गूगल ड्राइव का या फिर क्लाउड का हमने पैकेज ले लिया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कार्ड वाला ले लिया, तो ये सब चीजें कौन मैनेज करेगा, वेंडर। ये सारा हेडेक हमारा वेंडर के पास होगा। सो दैट्स क्लियर आई होप, बिकॉज अभी मैंने आपको ये बता दिया टाइप्स ऑफ क्लाउड कैसे होते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ क्लाउड बता दिए, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज बता दिया मैंने आपको, है ना। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, वेयर इट इज गोइंग नेक्स्ट। अब इसका इवॉल्व, कोई चीज इवॉल्व होती है किसी छोटे लेवल से, तो क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह इवॉल्व हुई है, किस लेवल पे पहुंची और किस लेवल तक पहुंचेगी, उस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Embracing and just let me increase the size of the arguments for you so that you can read from your mobile phones or systems. Let's start now. Embracing cloud computing solutions is becoming increasingly paramount for organizations looking to drive their businesses forward over the coming years. अब जो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस को एम्ब्रेस कर रखा है, तो वो क्या कर रहा है, धीरे-धीरे इंक्रीज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पैरामाउंट को। और ये क्या, हम इट इज लुकिंग टू ड्राइव द बिजनेस फॉरवर्ड। अब ये अपने बिजनेस को फॉरवर्ड आगे पहुंचाने में पूरी एफर्ट्स कर रहा है। विद द रोल्स ऑफ CTOs and CIOs having to evolve in step, even though digital transformation continues to be big buzzword of the moment with coverage of artificial intelligence AI and machine learning ML in virtual and augmented reality VR and AR increasing as each day ticks by. Cloud transformation remains current, even if it has slept from the full glare of the limelight in the popular online press. Behind the scenes, however, cloud computing is still a hot topic. In fact, it is no longer a question of whether or not a company will undergo a cloud transformation. Rather, questions are about precisely what services and operations should be shifted into the cloud, how much will they cost, how much will they save the business, and how quickly can it all happen are dominating the conversation.
Let us consider the history and evolution of cloud computing that has brought us up to the present and examine the trends that will impact the future. अब क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी डिमांड्स तो बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन हमें ये बताना है कि मतलब कंप्यूटिंग के शायद आप लोग भी, मुझे आई रियली डाउट कि शायद आपको भी इस बारे में पता था अब तक क्लाउड के बारे में, बहुत लोग बहुत, हालांकि ये बहुत यूज हो रहा है, मतलब ये एक ऐसी चीज है क्लाउड जो हर पर्सन यूज कर रहा है, पर उसे पता नहीं कि वो यूज कर रहा है, तो मतलब इसकी लैक ऑफ नॉलेज है, इसकी लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, लैक ऑफ मतलब बहुत हाईलाइटेड टॉपिक नहीं है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हॉट टॉपिक है आज के टाइम में। अब कोई भी हमें ये नहीं आइडेंटिफाई करना होता कि ये क्वेश्चन नहीं है कि क्या कोई कंपनी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेगी, क्वेश्चन ये है कि क्या सर्विसेज को क्लाउड में प्रोवाइड करना चाहिए, क्या ऑपरेशन को प्रोवाइड करना चाहिए, क्या ऑपरेशन शिफ्ट करना चाहिए, और वो कितने पैसा खर्च करने के लिए तैयार है अपने बिजनेस को बचाने के लिए, और वो बिजनेस कितना सेव हो पाएगा उस क्लाउड की हेल्प से, हाउ क्विकली इट कैन हैपन इन डोमिनेट की कन्वर्सेशन, या और कितनी जल्दी ये सब प्रोसेस डोमिनेट होगा। ओके, अब इसके बारे में हम एक हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, फिर जानेंगे क्लाउड कब से स्टार्ट हुआ। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। When we think of the cloud, rarely do we cast our minds back to the times before the 21st century. After all, it's really just been over the past decade or so that the cloud computing really started to develop into the giant, omnipresent and all-powerful behemoth we know today. Cloud कब आया है? 21st century में ही आया है, उससे पहले तो हम कंप्यूटर ही डेवलप कर रहे थे, कंप्यूटर इंटरनेट सर्विसेज कर रहे थे। क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया है 21st सेंचुरी में, इससे पहले ऐसा कोई एग्जिस्ट भी नहीं करता था, पर ऐसा हम सोचते हैं। बट द ट्रूथ इज दैट concepts of cloud have existed for many years and in fact can be traced as far back as the 1950s with mainframe computing. जो सच्चाई ये है कि जो क्लाउड कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो इंट्रोड्यूस मतलब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था, ऐसा सोच लिया था कि इस तरह का कुछ हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो डेटा को स्टोरेज करे इंटरनेट पे, ऑनलाइन अवेलेबल हो आपका डेटा, कभी डेटा लॉस ना हो। ये आइडिया आया था 1950s में जब मेनफ्रेम कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे। In those early days, mainframe computers were huge machines and very expensive too expensive to buy and maintain for every single employee. उस टाइम पर जो मेनफ्रेम कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े कंप्यूटर्स, बहुत बड़ी मशीन्स थी, ठीक है, तो उन्हें बहुत एक्सपेंसिव था खरीदना, उन्हें रखना, उन्हें मेंटेन करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। And of course, not every single employee needed access to one at times like they do today. As such, most organizations would purchase just one or two machines and then implement time-sharing schedules which enabled multiple users to access the central mainframe computer from connected stations. जैसे आज के टाइम में हर एम्प्लॉई या हर पर्सन मशीन को एक्सेस कर सकता है, उस टाइम पे जब मेनफ्रेम कंप्यूटर से तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, एक या दो मशीन होती थी और उन्हें यूज करने का एक शेड्यूल बन गया था कि इस टाइम पे ये एक्सेस कर सकता है, इस टाइम पे ये एक पर्सन एक्सेस कर सकता है। These stations were known as dumb terminals, ठीक है, जो मेनफ्रेम सिस्टम कंप्यूटर थे वो स्टेशन से कनेक्टेड थे जिन्हें हम डम टर्मिनल्स बोलते थे, एंड प्रोवाइडेड नो प्रोसेसिंग पावर ऑफ देयर ओन, इनकी खुद की कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं थी। इवन सो दिस टाइप ऑफ शेयर्ड कंप्यूटेशन पावर इज अ बेसिक अंडरलाइंग प्रेमिस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर इट ऑल बिगन। उस टाइम पर क्या था कि एक ही सिस्टम शेयर हो रहा था सारे एम्प्लॉयज के बीच में, तो तभी दिमाग में एक आइडिया आया, एक कॉन्सेप्ट आया कि क्लाउड कंप्यूटिंग को हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या ला सकते हैं। In the mid-1960s, a major advancement in cloud computing came when American computer scientist J.C.R. Leukeder conceptualized an interconnected system of computers. फिर जब 1960 आया तो एकदम से क्लाउड कंप्यूटिंग में एडवांसमेंट आया जब अमेरिकन कंप्यूटर सिस्टम साइंटिस्ट
मिस्टर जेसीआर लिमिटेड ने कंसेप्चुअलाइज किया कि कुछ कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने आपस में कनेक्ट कर दिया, मतलब सेम डेटा 4-5 कंप्यूटर से शेयर हो रहा था। In 1969 में helped develop a very primitive version of the internet known as the Advanced Research Projects Agency Network। 1969 में लिक ने एक प्रिमिटिव वर्जन डेवलप किया इंटरनेट का, जिसे बोला गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क या फिर ARPANET। वो फर्स्ट नेटवर्क था जिसने अलाउ किया था डिजिटल सोर्सेज को शेयर करने में कंप्यूटर्स के बीच में, जो कि फिजिकल लोकेशन में नहीं हो सेम। ठीक है, ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अभी एवोल्यूशन है, इसकी अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। पर अब अभी आप यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है, आई होप कि आई वाज क्लियर टू यू एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।